गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज जीके में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राचीन इतिहास, भारतीय प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कि प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी किन स्रोतों से मिली है। उसमें कुछ अभिलेख होंगे, पुस्तकें होंगी, टेक्स्ट होंगे या फिर मूर्तियाँ या चित्रकला और पुरातात्विक साक्ष्य भी होंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इतिहास के भाग कितने होते हैं और इतिहास किसे कहते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि जो बीत गया है वो इतिहास है। इसका मतलब ये नहीं कि जो फिजिक्स या केमिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो पुराने उसमें टाइम में लिखा गया था, जैसे न्यूटन का सिद्धांत या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत या फिर ओम का नियम, क्या ये भी इतिहास में होगा? नहीं, ये इतिहास में नहीं होगा। जहाँ से मानव के रहन सहन की या क्रियाकलापों की हमें जानकारी मिलती है उसे हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास के 3 भाग हो जाएंगे, जैसे प्राग इतिहास। प्राग इतिहास को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। दूसरा हो जाएगा आदि इतिहास, इसका नाम हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री। एंड नंबर 3 इतिहास। 3 नंबर क्या आ जाएगा? इतिहास को हम हिस्ट्री। तो प्राग इतिहास क्या होगा? प्राग इतिहास ऐसा इतिहास जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की जानकारी अलिखित रूप में मिलती हैं। केवल वहाँ पर कुछ साक्ष्य या तो पाषाणिक हो सकते हैं या पत्थर के औजार हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, वहाँ से कोई लिखित जानकारी नहीं होगी। जैसे हम पाषाण काल पढ़ेंगे जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो सब क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक काल में आ जाएगा। दूसरा आदि इतिहास क्या होता है? जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की जानकारी हमें लिखित रूप में मिली है, लेकिन वो लिखावट, वो लिपि हमारे द्वारा नहीं पढ़ी जा सकी अभी तक। ये क्या आ जाएगा? आदि इतिहास। और इतिहास में होगा कि जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की जानकारी हमें लिखित रूप में मिली है और वो हमने लिखावट, वो लिपि हमने पढ़ ली है, उसे इतिहास कहेंगे। तो प्रागैतिहासिक इतिहास का इसका एग्जाम्पल आ जाएगा पाषाण काल। फिर पाषाण काल के भी 3 पार्ट होते हैं, पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और नंबर 3 हो जाएगा नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज। आदि इतिहास के क्या आ जाएंगे इसमें? कुछ जैसे हड़प्पा कल्चर हम पढ़ेंगे। हड़प्पा है मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन। इतिहास में वैदिक काल से आ जाएगा, वैदिक। तो प्राग इतिहास किसे कहा जाएगा? कि जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की अलिखित जानकारी मिलती है। सेकंड आदि इतिहास, जहाँ से मानव के क्रियाकलापों की लिखित जानकारी मिलती है, लेकिन वो लिखावट हमारे से नहीं पढ़ी गई है। एंड नंबर 3 इतिहास, जहाँ से मानव की क्रियाकलापों की लिखित जानकारी मिली है और वो लिखावट हमने पढ़ी है। क्योंकि वैदिक काल के जितने भी शास्त्र हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं और वो हमारे द्वारा पढ़े जा चुके हैं। तो ये इसके 3 पार्ट होते हैं इतिहास के। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप साथ साथ नोट करते रहिए। चलिए, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, इसके स्रोत क्या क्या होंगे? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक में कुछ अभिलेख आ जाएंगे, कुछ इसमें मूर्तियाँ आ जाएंगी, सिक्के आ जाएंगे, कॉइन्स आ जाएंगे। दूसरा साहित्यिक शास्त्र में क्या होगा? लिटरेचर में, जैसे वैदिक शास्त्र, बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म के जो ग्रंथ होंगे, और इसमें कुछ विदेशों से कुछ धार्मिक पुस्तकें, जैसे आहुर मजदा, उसमें भारतीय देवताओं का उल्लेख है। ये सब इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्री कौन कौन? जैसे चाइनीज यहाँ पर आए, ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, और यूनानी एक ये मैगिस्थनीज, इंडिका यहाँ पर किताब लिखी है, निकोलस, ये आया था इसमें, सेल्यूकस। तो ये सभी इनमें 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य में क्या? सबसे पहले अभिलेख के बारे में चर्चा करते हैं। एक अभिलेख होगा लगभग 1400 ईसा पूर्व, जो पुराना था, उसका नाम होगा आहुर मजदा में एक जगह, उसमें मध्य माइनर में पड़ेगी, एशिया में बेगजकोई का अभिलेख, बेगजकोई अभिलेख। इसकी प्राचीनता कितनी? लगभग 1400 बीसी से मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, जब तक कैलेंडर शुरू नहीं हुआ था उससे पहले का समय। अब क्या चल रहा है? जैसे सन 2023, तो 2023 से 1400 वर्ष पहले की बात है। तो जब तक कैलेंडर नहीं शुरू हुआ था, एक उस टाइम का एक अभिलेख है, उसका नाम क्या है? बेगजकोई। तो बेगजकोई के अभिलेख में ये एशिया माइनर में आ जाएगी जगह, एशिया माइनर,
जहाँ आज की डेट में ईरान और इराक है, मेसोपोटामिया संस्कृति थी वहाँ पर। एशिया माइनर में उनकी एक पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम आहुर मजदा। क्या नाम है? आहुर मजदा। आहुर मजदा में ये उल्लेख दिया गया है कि वहाँ के दो राजाओं, हित्ती राजा और मितन्नी राजाओं के बीच में एक युद्ध हुआ था और उनके कंप्रोमाइज़ के लिए, समझौते के लिए 4 भारतीय देवताओं का उसमें उल्लेख किया गया है। वो देवता भारतीय कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्ती, ये 4 भारतीय देवता हैं। तो आहुर मजदा एक किसकी पुस्तक है? ईरानियों की। और ये संस्कृति कौन सी थी? ये मेसोपोटामिया, एशिया माइनर में आ जाएगा। बेगज कोई ये स्थल का नाम होगा। तो आहुर मजदा में 4 भारतीय देवताओं का उल्लेख। 4 देवता कौन कौन से थे? 4 देवता जो भारतीय देवता हैं, एक तो भगवान इंद्र, वरुण, मित्र और एक नासत्य। इन चारों का उल्लेख किसमें दिया गया है? बेगज कोई के अभिलेख में। तो हम ये पूरा तात्विक जो साक्ष्य हैं कि हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो कुछ भारत से बाहर भी हैं जो अभिलेख बने हुए हैं, उनमें भारतीय देवताओं का उल्लेख है। एक तो ये। दूसरा, एक यूनानी दार्शनिक थे, एक हेलियोडोरस ये यहाँ पर आए और मौर्य काल में एक उसमें आएगा, मध्य प्रदेश में एक अभिलेख बना हुआ है, बेसनगर का अभिलेख। बेसनगर के अभिलेख में ये लिखा हुआ है, जो हेलियोडोरस ने चर्चा की है, कि भारत में भागवत धर्म अपनी चरम सीमा पर था। ये भागवत धर्म का इसमें उल्लेख दिया गया है, भागवत धर्म होने का उल्लेख। जैसे हिंदू के हम वो पढ़ेंगे ब्रांच, वैष्णवी और भागवत होते हैं, तो बेसनगर अभिलेख में किसमें, कि भागवत धर्म अपने विकसित रूप में था इस टाइम पर। ये विकसित रूप, तो ये अभिलेख हुए। इसके बाद में एक एरण अभिलेख, एक था क्या? एरण अभिलेख में क्या आ जाएगा? इसमें सब ये 510 ईस्वी का 510 का एक अभिलेख है, जिसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो सती, यहाँ पर सती प्रथा होने के प्रमाण मिले हैं एरण अभिलेख में। ये मध्य प्रदेश में आएगा एरण अभिलेख। कहीं पर पुस्तकों में गुजरात भी वैसे लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का एरण अभिलेख। सबसे पहले जो सैनिक गोपराज की पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। तो एक सती प्रथा होती है, एक जोहर प्रथा होती है। जोहर प्रथा में पत्नी पति से पहले ही मर जाती है और सती प्रथा में पति के मरने के बाद में पत्नी मरती है। तो पहले ऐसी परंपरा थी कि जो सैनिक युद्ध पर जाते थे तो वहाँ पर अगर उनका मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते हुए, तो पत्नियाँ क्या करती थी? सती हो जाती थी। या फिर उनको अगर ये आशंका रहती थी कि शायद पति जीवित नहीं आएंगे, तो पहले ही जोहर कर लिया करती थी। एरण अभिलेख, तो कौन कौन से अभिलेख हुए? जैसे बेगज कोई का अभिलेख, या फिर इसमें एक बेसनगर का अभिलेख, नंबर 3 एरण अभिलेख। ये कुछ अभिलेख हैं। इसके बाद में अशोक के हम अभिलेख पढ़ते हैं और फिर कुछ प्रमुख और भी अभिलेख हैं। आप ये नोट कीजिए साथ साथ, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप इसका। अन्य अभिलेख, जैसे अशोक के अभिलेख, पूरा चैप्टर ही पढ़ा जाएगा वैसे तो। ये मौर्य साम्राज्य, सबसे प्रतापी शासक अशोक हुए हैं। अशोक ही महान हुए हैं। जैसे 3 लोग इतिहास में महान, सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान। तो अशोक के शासनकाल में जो अभिलेख स्थापित किए गए हैं, अभिलेख कौन कौन से थे? वैसे तो 5 कैटेगरी आएंगी उसकी। दीर्घ शिलालेख, एक क्या बनवाए थे? दीर्घ शिलालेख अशोक ने लगवाया। तो इसे दूसरा नाम क्या रखेंगे? मेजर रॉक इडिक्ट। और एक आ जाएगा लघु शिलालेख। ये क्या था? लघु, माइनर रॉक इडिक्ट। जैसे दीर्घ शिलालेख में बहुत बड़ी एक पहाड़ी चट्टान थी, उसका एक सरफेस स्मूथ कराकर, समतल बनाकर वहाँ पर कुछ बातें लिखवाई थी। जैसे अशोक ने 14 अपनी घोषणाएं लिखवाई थी। ये किसमें? दीर्घ शिलालेख में, मेजर रॉक इडिक्ट। और सेकंड लघु शिलालेख, माइनर रॉक इडिक्ट। ये लघु शिलालेख क्या थे? कि जो उससे छोटे थे, इनको कहीं दूसरी जगह प्रतिस्थापित किया जा सकता था, स्थानांतरित किया जा सकता था, लघु शिलालेख। नंबर 3 आ जाएगा इसमें दीर्घ लौह स्तंभ लेख, दीर्घ लौह स्तंभ लेख। ये आ जाएगा मेजर आयरन इडिक्ट।
जैसे सारनाथ से ये भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया है। ये क्या है? ये है दीर्घ लोह स्तंभ लेख। एक आ जाएगा इसमें लघु लोह स्तंभ लेख, माइनर आयरन एडिक्ट। एंड नंबर 5 आ जाएगा गुहा अभिलेख, गुहा या फिर गुफा अभिलेख। तो गुफा अभिलेख में क्या? केव इंस्क्रिप्शन। ये सब क्या हो जाएंगे? 3rd, 4th एंड 5th। ये 5 प्रकार के जो अभिलेख थे, वैसे तो इनकी संख्या 42 है कि कहाँ पर क्या कौन कौन से अभिलेख स्थापित करवाए थे अशोक ने। गुफा में कुछ घोषणाएं लिखवाई, लोहे के पिलर बनाकर उस पर घोषणाएं लिखवाई, क्योंकि कागज़ इतना विकसित नहीं था। कुछ भारत की सीमा में है, भारत की सीमा से बाहर भी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। भाषा देखना, एक भाषा होती है, एक लिपि होती है। तो हम जो लिखते हैं ये तो भाषा है, ये सब क्या है? ये तो लिपि हमने लिखी है, और जो बोल रहे हैं ये क्या भाषा हो जाएगी? भाषा हमारी हिंदी, और जो लिखावट है हमारी देवनागरी। तो भाषा अशोक के अभिलेखों की क्या थी? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत। और जो लिपि थी, लिपि 4 प्रकार की थी। लिपि स्क्रिप्ट में सबसे पहले नंबर 1 आ जाएगा इसमें ब्राह्मी लिपि। नंबर 2 आ जाएगा खरोष्टी। और 3 नंबर यूनानी, और एक आरमाइक भी एक लिपि थी। तो 4 प्रकार के अशोक की क्या थी? अभिलेखों की ये लिपि थी, जिसमें भाषा क्या हो जाएगी? प्राकृत भाषा, और लिपि 4 प्रकार की। देखना, अशोक का जो नाम था, वास्तविक नाम देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। एक नाम प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी जी का नाम प्रियदर्शनी था, अशोक का नाम प्रियदर्शी। तो अशोक का नाम जो अशोक मिला है ये 4 ही अभिलेखों में, बाकी वहाँ पर प्रियदर्शी भी हैं। तो 4 अभिलेख कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़न गोलन। एक क्या है? मास्की। एक अभिलेख का नाम गुर्जरा, नेतुर, और एक आ जाएगा उड़न गोलन। तो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड़न गोलन, ये 4 अभिलेख अशोक के ब्राह्मी लिपि के प्रमुख है। वैसे सबसे अधिक लिपि ब्राह्मी ही मिली अशोक की। खरोष्टी लिपि में क्या था? जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में एक आता है हजारा और मानसेहरा जिला। एक हजारा जिला है वहाँ का, हजारा अभिलेख, और मानसेहरा, हजारा में ही मानसेहरा है, मानसेहरा। ये हजारा और मानसेहरा हम एक ही लगाएंगे। और एक आ जाएगा इसमें शहबाजगढ़ी। इन अभिलेखों की क्या विशेषता है? हजारा, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। ये खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। खरोष्टी लिपि क्या होती है? जिसकी एक लाइन लेफ्ट से राइट चलेगी और दूसरी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे एक लिपि ये चलेगी। इसको हम खरोष्टी बोलते हैं। ज़्यादातर जो भाषाएं हैं या लिपि हम लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट, हम बाईं तरफ से दाईं तरफ, जैसे हिंदी को लिखते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं। एक चीनी जो भाषा होती है, चीनी मंडेरियन, ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है। और खरोष्टी की दोनों लाइन चलती हैं। एक लाइन इसकी पहले क्या चलेगी? लेफ़्ट टू राइट, और दूसरी राइट टू लेफ़्ट। तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इसमें कौन कौन से अभिलेख? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। आगे देखते हैं। यूनानी और आरमाइक लिपि में इसमें 2 अभिलेख मिले हैं। एक तो ये लगमान का, और एक ये सरेकुना। ये किस भाषा में थे? सरेकुना, यूनानी और आरमाइक लिपि में। तो अशोक के ये अभिलेख थे जिसमें अशोक ने अच्छी कुछ बातें लिखवाई थी, अपनी घोषणाएं जो पब्लिक कल्याणकारी के लिए जो होती, जनहित में थी उनकी घोषणाएं। तो अशोक के अभिलेख 5 प्रकार के हुए: दीर्घ अभिलेख, लघु शिलालेख, दीर्घ लोह स्तंभ लेख, लघु लोह स्तंभ लेख, और गुफाओं में लिखवाए थे। ये हम डीपली इसमें अभिलेख में क्या लिखा हुआ है ये चैप्टर में चर्चा करेंगे बाद में। और भाषा अशोक के अभिलेखों की प्राकृत और लिपि कितनी आ जाएंगी? 4 लिपि हो जाएंगी। तो अशोक का वास्तविक नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शी। और मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उड़न गोलन, ये 4 ही ये विशेष अशोक के अभिलेख थे। इनमें अशोक का नाम अशोक मिला है। और खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक इनकी लिपि हो जाएगी। तो हमने ये अभिलेखों के बारे में चर्चा की। पुरातात्विक साक्ष्य की क्या हो जाएंगे? ये इसके पार्ट्स हो जाएंगे। ये पुरातात्विक साक्ष्य ही अभी तक चल रहा है, अभिलेख। तो ये नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे देखते हैं।
कुछ और भी अन्य अभिलेख, जैसे एक खारवेल का अभिलेख, खारवेल एक राजा हुए हैं, खारवेल अभिलेख इनके नाम पर, खारवेल का अभिलेख। एक इसमें आ जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, नासिक का अभिलेख, नासिक, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग अभिलेख, मंदसौर का अभिलेख, मंदसौर, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। एक आ जाएगा इसमें ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ग्वालियर, ग्वालियर का अभिलेख। एक आ जाएगा भीतरी अभिलेख, भीतर अभिलेख, भीतरी अभिलेख। और एक और भी है इसमें, हाँ, देवपाड़ा, देवपाड़ा का अभिलेख। ये अभिलेख किससे संबंधित है, इन्हें आप जानिए। तो जैसे हमने क्या पढ़े हैं पूरे इसमें, बेगज कोई का अभिलेख, एरन अभिलेख, और एक उसमें था अशोक के अभिलेख, ये सब थे। और अन्य अभिलेखों में ये भी आ जाएंगे, इनसे भी प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो खारवेल का अभिलेख, खारवेल जो राजा थे, खारवेल राजा, ये कलिंग के हुए। कलिंग मीन्स क्या हुआ, कलिंग उड़ीसा का नाम है। कलिंग, उत्कल और उड़ीसा, वारंगल, ये एक ही नाम है सब। तो यहाँ पर राजा खारवेल हुए हैं। खारवेल के विजय गाथाओं का या उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उन्हीं का वर्णन दिया है कलिंग में, कलिंग यानी कि उड़ीसा में। खारवेल अभिलेख ये कलिंग का या उड़ीसा, उड़ीसा का एक प्रतापी शासक हुआ है। नेक्स्ट जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का जो अभिलेख था ये किससे संबंधित था, जूनागढ़ या गिरनार कहेंगे हम, गिरनार, गिरनार का अभिलेख, गिरनार गुजरात में, ये गुजरात में अभिलेख आ जाएगा। यहाँ पर गुजरात अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और गुजरात अभिलेख, इससे हमें जानकारी मिलती है। एक नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, जो एक सातवाहन वंश हुआ है, सातवाहन, सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंशों में ये एक मात्र सत्तात्मक था, यहाँ के राजा अपने नाम के साथ में अपनी माताओं का नाम लगाते थे। तो सातवाहन, जिन्होंने एक शीशे के सिक्के भी जारी किए हैं, एक नाम आता है गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी, एक राजा का नाम सातकर्णी, उसकी माता का नाम गौतमी। तो ये राजा अपने नाम में अपनी माताओं का नाम लगाते थे। एकमात्र प्राचीन शासक वंश ऐसा हुआ है सातवाहन, जो मात्र सत्तात्मक था, अन्यथा अधिकांश जितने भी वंश हुए हैं वो सब पितृसत्तात्मक हुए, पिताओं का अपना नाम लगाते थे। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में देखते हैं, प्रयाग जो वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज, प्रयाग प्रशस्ति में ये एक हरिसेन इतिहासकार हुए हैं और राजा का यहाँ का नाम था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं का उल्लेख प्रयाग में एक प्रशस्ति पत्र जो पाषाण से बनाया गया है, उसके एक इतिहासकार थे हरिसेन, हरिसेन। हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा, चंपू शैली में। तो हरिसेन एक इनके इतिहासकार, उन्होंने विजय गाथाओं का, चूँकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। इनके एक राजत्व का सिद्धांत था महामोक्षानुशाही, महामोक्षानुशाही कि 18 राजाओं को, 12 राजाओं को और 9 राजाओं को एक साथ हराकर उन्हें माफ़ कर दिया करते थे, मोक्ष दे दिया करते थे, यानी कि उनको फ्री करना। तो इससे क्या हुआ, इनका खजाना खाली होता चला गया। इन्हीं के बारे में लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त के घोड़े भारत में तीनों समुद्रों का पानी पीते थे। भारत के 3 समुद्र कौन से हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर या इंडस ओशियन, हिंद महासागर, यानी कि दक्षिण तक उनका एक्सपेंशन था। और एक पताका, एक झंडा हिमालय पर भी लगता था। इसका मतलब पूरे भारत में उसका साम्राज्य विस्तार था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो बहुत ही प्रतापी एक शासक हुआ है समुद्रगुप्त। आगे देखते हैं मंदसौर अभिलेख। मंदसौर जो अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल एक राजा हुए हैं पुलकेशिन, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड। इनकी विजय गाथाओं का उल्लेख मिलता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर में ये गुर्जर प्रतिहार जो वंश हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, यहाँ के एक राजा जैसे भोज राजा थे तो उनके बारे में ग्वालियर प्रशस्ति पत्र से जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंद, स्कंदगुप्त एक भीतरी अभिलेख है, इनकी हमें जानकारी मिलती है। और नंबर लास्ट आ जाएगा इसमें देवपाड़ा। देवपाड़ा अभिलेख से हमें बंगाल की जानकारी मिलती है, बंगाल के इतिहास की। यहाँ पर एक राजा हुए हैं विजयसेन, सेन वंश था वहाँ पर, सेन वंश, वंश का क्या नाम था, सेन वंश, और राजा का नाम ये आ जाएगा विजयसेन।
विजय सेन की हमें इससे जानकारी मिलती है, देवपाड़ा अभिलेख से। तो ये सब क्या हो जाएंगे अन्य अभिलेखों में। तो अभिलेखों में क्या है, सबसे पहले बेगजकोई का अभिलेख, और फिर हमने पढ़े अशोक के अभिलेख, उसी में एरन अभिलेख, खारवेल का अभिलेख, खारवेल का, और ये जूनागढ़ का अभिलेख, नासिक अभिलेख, एहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख और ये भीतरी अभिलेख। इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, प्राचीन इतिहास की ये सब हमें जानकारी मिलती है। तो आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं, ये अभिलेख। अब बात करते हैं सिक्कों की। देखना जो कॉइन्स थे, सिक्के, सबसे पहले एक सिक्का जारी हुआ था, पंचमार का सिक्का या आहत सिक्का या अनगढ़ सिक्का। सिक्का का नाम क्या था, पंचमार का। पंचमार का एक सिक्का था, इस पर 5 वस्तु के चिन्ह थे, 5 चिन्ह। इसका नाम क्या था, पंचमार का। या फिर आहत सिक्का, आहत, या इसी का नाम अनगढ़ सिक्का था, है ना। अघात, अनगढ़ या फिर पंचमार का, किसी भी साइज में हम बना सकते थे। ऋतिक जी आप ये देखिए, जैसे कॉइन्स बना दिया हमने अनगढ़ तरीके से, कैसे भी इसमें ये सिक्का बनाया। इस सिक्कों पर 5 चीज़ों के चिन्ह अंकित थे, कौन कौन से, जैसे सूर्य या फिर अर्धचंद्र का जाएगा, सर्प, सांप, फन, और पेड़, एक आ जाएगा इसमें तराजू। ये 5 चिन्ह हुआ करते थे, सूर्य, अर्धचंद्र, पेड़, तराजू और सरफन, ये 5 थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का और भी दावा है कि या तो एक ही सिक्के पर 5 चिन्ह होते थे या हर सिक्के पर अलग अलग होता था। जैसे सूर्य का चित्र बना दिया, कोई भी साइज में कैसे भी बना सकते हैं, वो चलन में होता था सिक्का। और इसके अलावा और सांड का भी था, जैसे सांड या फिर हाथी, ये भी चित्र अंकित थे। अब कितने हो जाएंगे, 5 + 2 7 हो जाएंगे, 7 में से और भी आते हैं उसमें किसी शिकारी का, जैसे शिकार करते हुए दर्शाया गया है, शिकार करते हुए। ये 8 हुए या 9, इनमें से कोई 5 बनने हैं। तो पंचमार का या तो एक सिक्के पर 5 बनाइए या इन 5 में से कोई एक। तो कहीं सिक्कों पर सांड का, हाथी का भी चित्र देखा गया है, या फिर शिकार करते हुए दर्शाई गई किसी आकृति को। ये क्या, पंचमार का सिक्का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, 6 BC में प्रचलन में था। वैसे गाय का भी उसमें नाम आया कि मुद्रा के रूप में हम प्रयोग करते थे कि 11 पुरुष बराबर 100 गाय के, इसीलिए गाय का एक नाम शतदाय भी है, शतदाय, 100 गाय बराबर 11 व्यक्तियों के थे। लेन देन में उसका भी प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में फिर बार्टर इकोनॉमी हुई, वस्तु के बदले वस्तु देना, और कुछ सिक्के भी चलन में आए, तो धीरे धीरे ऐसे मुद्रा का ऐसे प्रचलन हुआ है। तो ये क्या था, सिक्कों से भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे देखते हैं आगे, ये नोट करते रहिए साथ साथ। भवन या फिर उसके इमारतें, तो जो भवन या इमारतें बनाई गई हैं पहले, उसमें कुछ गुफाओं की चर्चा करते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता और एलोरा। देखना वर्तमान में कहाँ पर है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र की कहाँ पर है, औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ है, औरंगाबाद। ऋतिक जी, औरंगाबाद का नाम नया नाम संभाजीनगर, संभाजी है ना, संभाजीनगर, औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर। तो यहाँ से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं कुछ गुफाओं के, जैसे अजंता में लगभग यहाँ पर गुफाएं बनी हुई हैं 29। एलोरा भी यहीं पर स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद या संभाजीनगर में। इसमें गुफाओं की संख्या आ जाएगी 34, 34 गुफाएं और 29 गुफाएं। जो 29 गुफाएं होंगी ये हिंदू धर्म से संबंधित है, और जो एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। वो 29 गुफाएं, ये किससे संबंधित है, अजंता की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म। जो एलोरा की गुफाएं हैं, इसमें 34 हैं इनकी टोटल गुफाएं। ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित, जैन, ये इन तीनों से संबंधित है। और ये अजंता एलोरा की गुफाएं विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, जो यूनेस्को जारी करता है एक लिस्ट, उसमें भारत की ये भी साइट है, जैसे ताजमहल या आगरा का लाल किला, इनको सबसे पहले शामिल किया गया उसमें। तो अजंता और एलोरा में ही एक मंदिर जो बना हुआ है, ऐरावत का मंदिर बोलते हैं,
आपने उसका नाम सुना हो। उसकी विशेषता ये होगी कि एकमात्र पूरे विश्व में एकमात्र इमारत ऐसी है जो ऊपर से नीचे की तरफ बनाई गई है, उसमें नींव नहीं खोदी गई, उसको तराश कर एक मस्तक बना हुआ, एक ही पत्थर से वो मंदिर बनाया गया है। उसमें छेनी से काट कर या कुछ भी गोपुरम या फिर वहाँ मंडप बनाए गए, या फिर अगर हाथी की जो प्रतिमा है उसको तराशा गया है, और वो चट्टान एक ही थी, उसमें कोई दूसरा पत्थर नहीं लगा हुआ, एक मस्तक। खैर इन्हें आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें चित्रकला या मूर्ति ऐसे बनी हुई है, और एक भीमबेटका की गुफा भी आएगी जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा, वहाँ पर मानव ने कुछ शरण लिए, तो प्राचीन इतिहास में ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें साहित्यिक जो हमारे पास साक्ष्य हैं, साहित्यिक शास्त्रों में कुछ वेद आ जाएंगे, जैसे वेदांग वेद या फिर दर्शन लिखे गए, कुछ महाकाव्य लिखे गए, वैदिक शास्त्र है ना, साहित्यिक साक्ष्य। अब हम इस पर देखते हैं। तो साहित्यिक में वैदिक शास्त्र, वेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? जैसे ऋग्वेद, सेकंड नंबर हो जाएगा यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, और नंबर 4 आ जाएगा इसमें अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं। इनके एक पुरोहित भी होंगे, जैसे 4 वेदों का यही क्रम होगा। वेदों की जो प्राचीनता मानते हैं हम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 1500 से 500 तक आ जाएगा इसका शासनकाल, 1500 से 500 ईसा पूर्व BC, और 1500 से लगभग 1000 तक इसी का ये रहा है काल ऋग्वेदिक। अगर वैदिक काल हम पढ़ते हैं उसमें ऋग्वेद में जो नियम लिखे हुए हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, वही लागू थे। जैसे भारत का संविधान लागू, पहले क्या वेद लागू थे, तो 1500 से और ये कहाँ तक 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 BC, ये तो ऋग्वेद आ जाएगा। और इन तीनों का आ जाएगा 1000 BC से 500 BC तक, 500 BC, ये तब ये लागू रहे। तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सबसे व्यापक या सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद ही सबसे व्यापक है, क्योंकि इसमें जो सूक्तों की संख्या बताई गई है 1028, उस 1028 में से कुछ रिपीट भी हुए हैं परिशिष्ट, जिनको बाल खिल्ले कहा गया, और मूल रूप से जो बचेंगे 1017 बचेंगे। टोटल इसमें सूक्त कितने कहा गया है? सूक्त ये 1028, इसमें से 11 बाल खिल्ले भी हैं। अगर इनको हम माइनस करते हैं तो 1017, ये तो क्या आ जाएंगे? कुल, ये तो कुल दिए गए हैं, कुल सूक्त कितने? 1028। 11 उसमें जो परिशिष्ट हैं, जो बाद में जोड़े गए या रिपीट कर दिया गया, जिन्हें इनको बाल खिल्ले बोलते हैं। बाल खिल्ले, ये परीक्षा में क्वेश्चन आया, बाल खिल्ले क्या होते हैं? अतिरिक्त जोड़ा गया भाग, अपेंडिक्स। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पढ़ा जाएगा एक, कि जहाँ पर छोटी आंत या बड़ी आंत का मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स या परिशिष्टिका। 1017 इसमें क्या आ जाएंगे? मूल सूक्त आ जाएंगे, ये मूल सूक्त हैं। तो वेद कितने होते हैं? 4। इनके फिर वेदांग भी होते हैं, चारों के वेदांग, उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद, यजुर्वेद का शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और आयुर्वेद ये अथर्ववेद का आयुर्वेद। क्या क्या हो जाएंगे इसके? इसे आप नोट कीजिए इतने को, फिर यहाँ से हटाते हैं। ओके, विकाची क्या आ जाएगा इसका? ऋग्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद, धनुर्वेद, और यजुर्वेद का शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद, और इसका अथर्ववेद का आयुर्वेद, ये आयुर्वेद हो जाएगा। 4 वेद, 4 ही उपवेद। फिर इनके पुरोहितों के नाम आते हैं, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित का नाम होत्र, जो मंत्रोच्चारण करेगा ऋग्वेद का, जैसे पाठ करना है हमें, तो जो मंत्रोच्चारण करेंगे कौन? होत्र। ये ऋषि होंगे, इसके पुरोहित होंगे, पुरोहित, ये पुरोहित हो जाएंगे। यजुर्वेद के क्या हो जाएंगे? अर्धवयु, और सामवेद के उद्गाता, और अथर्ववेद के हो जाएंगे अर्धवयु, अथर्वयु। ये चारों के क्या होंगे? पुरोहित हो जाएंगे। पुरोहित का मतलब क्या हुआ? जो इन वेदों का पाठ करेंगे, सही उच्चारण करेंगे। ऐसे ही फिर इनके बनाए गए हैं वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6।
ये वेदांग होते हैं। वेदांग, यहाँ से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से होते हैं? जैसे 6, एक तो इसमें आ जाएगा शिक्षा, 4 5 6। एक तो सबसे पहला कौन सा आएगा? शिक्षा। फिर आएगा व्याकरण, व्याकरण। तीसरा आ जाएगा छंद, और एक होगा कल्प, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, और एक आ जाएगा ज्योतिष, ज्योतिष। ये 6 इसके वेदांग हो जाएंगे। वेदांग कल्पों में ही फिर सूत्र लिखे गए हैं। 3 सूत्र होते हैं, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र, या गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्रोत सूत्र। एक शुल्ब सूत्र भी लिखा हुआ है, ये इसी का पार्ट आ जाएगा, स्रोत का ही। इसके फिर अलग 3 सूत्र हो जाएंगे। ये चीज़ें तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वैदिक हम कल्चर पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। ऐसे ही फिर स्मृतियाँ, स्मृतियाँ कितनी होती हैं? 6 स्मृतियाँ। तो स्मृतियाँ कितनी होंगी? 6। कौन कौन सी होंगी? जैसे 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आएगी मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति। एक हो जाएगा इसमें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति। नंबर 3 पाराशर, पाराशर स्मृति। 4 नंबर हो जाएगा नारद, नारद। नंबर 5 बृहस्पति, बृहस्पति। और एक कात्यायन, नंबर 6 कात्यायन, कात्यायन स्मृति। ये 6 स्मृति होती हैं। क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन, सबसे पहली स्मृति मनुस्मृति, सबसे व्यापक स्मृति भी मनुस्मृति है। और फिर याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति में इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख है, उसमें वर्णों का या जाति का भी उल्लेख दिया गया है। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति ये महिलाओं के बहुत फेवर में है, कि महिलाओं को इसमें उत्तराधिकारी माना गया है। तो स्मृतियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 स्मृति हो जाएंगी। ऐसे जो पुराण होते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगी, है ना। जैसे वायु पुराण, या फिर वायु पुराण का ही नाम क्या होता है? शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, और बृहस्पति पुराण, ब्रह्मा पुराण। और यह आ जाएगा इसमें और भी हैं, जैसे 18 होते हैं टोटल। तो पुराणों के जो लेखक कौन थे? ये लोमहर्ष, लोमहर्ष ने पुराणों को लिखा है। तो ये पुराने, ये सब क्या आ जाएंगे? ग्रंथ आ जाएंगे, जहाँ से हमें इसके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पुराण होंगे इसमें। ऐसे ही अगर देखते हैं, फिर इनके वेदों के भी पार्ट होते हैं। वेदों की संहिताएं लिखी गई हैं, संहिता। वेदों की क्या हो जाएंगी? संहिता। संहिता क्या होगी कि इसके भाग, ऋग्वेद के कौन कौन से भाग होंगे? ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी इसके भाग हो जाएंगे, या संहिताओं कहेंगे। संहिताओं के बाद में फिर ब्राह्मण लिखे गए, ब्राह्मण, ब्राह्मण लिखे गए। फिर उसके बाद में ये उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के बाद में अरण्यक, अरण्यक। ये सब इनके पार्ट्स हो जाएंगे। और भी ये इनके शाखा या ब्रांच बनती चली गई। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे? वेद, वेद के बाद में संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर उपनिषद, अरण्यक, वेदांग और स्मृतियाँ या फिर पुराण। पुराणों की संख्या पूछी गई है। उपनिषदों की भी संख्या पूछते हैं कि कुल उपनिषद कितने हैं? 108। और वेदा, ये पुराण कितने? 18, और ये 108। ये क्या हुआ? ये तो वैदिक शास्त्र या वेदों में जो उल्लेख किया गया है, वेदों के बारे में, ये सब प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी से मिलती है। अब हम इसमें कुछ देखते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उनके क्या ग्रंथ हैं, वहाँ से क्या जानकारी प्राप्त होती है। आप ये नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ देखना। बौद्ध ग्रंथों की हमें जो सबसे प्रमुख है त्रिपिटक, त्रिपिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। तो 3 पिटक हैं इसमें, त्रिपिटक। इनकी संख्या कितनी है? 3 कौन कौन से हो जाएंगी? जैसे नंबर 1 सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। नंबर 2 विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक। नंबर 3 आ जाएगा अभिधम पिटक, अभिधम, अभिधम पिटक। ये 3 पिटक होंगे। तो ये सबसे प्रमुख होते हैं कि इसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से? वो पिटक होते हैं। पिटक में भी 3 होते हैं। फिर इसके निकाय हो जाएंगे 5। इसके 5 भाग होते हैं। एक होता है इसमें देवी निकाय, मंझम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, और एक सूत्र निकाय आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर? एक अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, सिर्फ एक ही हम पढ़ेंगे, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या उल्लेख दिया गया है? सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख। 16 महाजनपद क्या मौर्य काल में पढ़ा जाएगा। जैसे अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित हैं, ऐसे ही भारत में जो साम्राज्य विस्तार था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद,
महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। ये किसमें? अंगुत्तर निकाय में। ऐसे ही विनय पिटक के कितने फिर 3 भाग बनाए गए हैं। अभिधम पिटक के इसमें 7 भागों में विभाजित किया गया। ये इसके भाग होते हैं 3 भाग और इसके 7 भाग, और ये कितने 5 भाग हो जाएंगे। ये क्या है इसमें? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। इसके अलावा और भी पुस्तकें लिखी गई जैसे दीपवंश या फिर महावंश। एक दीपवंश, महावंश। एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन। नागसेन ने किताब लिखी है मिलिंद पन्नो। नागसेन क्या थे? एक बौद्ध भिक्षु। पुस्तक का क्या नाम था? मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो पुस्तक का नाम है। इसमें एक यूनानी राजा मिनिंडर और नागसेन के बीच में संवाद है। किस किस के बीच में? मिनिंडर। एक तो यूनानी दार्शनिक हुए मिनिंडर और एक कौन हुए? नागसेन। इनके बीच में एक संवाद दिया हुआ है। संवाद बौद्ध धर्म को लेकर कुछ बातें हुई हैं, संवाद हुआ है वहाँ पर। ये नागसेन ने किस में लिखा? मिलिंद पन्नो में। और ज़्यादातर जो शास्त्र लिखे गए हैं, पुस्तकें जो बौद्ध धर्म की लिखी गई हैं, वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। कुछ इसमें संस्कृत में भी लिखे गए हैं। जैसे एक लेखक हुए हैं अशुघोष ने एक पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित्रम। ये संस्कृत में किताब लिखी गई है बुद्ध चरित्रम। एक तो बुद्ध चरित्रम और एक सारीपुत्र। ये किस में लिखी? संस्कृत में लिखी गई है बुद्ध के चरित्र के बारे में। इसी में एक जैसे पिटक हम पढ़ेंगे, कथाएं आ जाएंगी, जातक कथाएं। तो जातक कथाओं में जातक कथाओं के बारे में किसकी जानकारी मिलती है? महात्मा बुद्ध के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध की जीवन लीलाओं या उनके जो प्रारंभिक क्या कार्य थे, उनके बचपन की घटनाओं के या पूर्व जन्मों के बारे में लिखा हुआ है इसमें जातक कथाओं में। ऐसे ही यहाँ पर इसमें जो नागसेन ने लिखी है तो मिलिंद पन्नो पुस्तक लिखी है मिनिंडर, उसके बीच में संवाद का उल्लेख दिया गया है। ऐसे एक आर्य मंजूश्री किताब लिखी गई है आर्य मंजूश्री, ये भी इसी में। और एक दिव्यावदान, ये सब क्या है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इनसे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आप ये नोट करते रहिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर जैन ग्रंथ प्रभाकर जी, कौन कौन से जैन ग्रंथ? आगम कितने होते हैं? 12। तो सबसे पहले जैन के प्रमुख ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? आगमों की संख्या कितनी है? 12। और फिर अंग बनाए गए। अंग कितने हैं टोटल? 12। ये भी 12 है। ये भी ग्रंथों का ही नाम है। और एक आ जाएंगे इसमें परकीर्ण की संख्या 16 आ जाएगी। एक इसमें भगवती सूत्र लिखा गया है। भगवती सूत्र में क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के जन्म के बारे में या उनके जीवनी के बारे में किस ग्रंथ में उल्लेख है? ये भगवती सूत्र में। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, इनके जीवन के बारे में दिया गया है भगवती सूत्र। एक लिखा गया है आचरांग सूत्र। एक है आवश्यक सूत्र के बारे में। तो ये सब क्या है? ये जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथों से भी हमें जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास की। ये जैन ग्रंथ है और इससे पहले बौद्ध ग्रंथ। आप इन्हें नोट कीजिए साथ साथ। फिर विदेशी यात्रियों के बारे में देखते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन इतिहास में कुछ चाइनीज जैसे आए और यूनानी, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ वृत्तांत लिखे गए हैं। जैसे विदेशी यात्री कौन हो जाएंगे? विदेशी यात्री में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फाहियान। ये एक चीनी यात्री था। ये 5वीं शताब्दी में आया था और गुप्तों के दरबार में एक गुप्त के शासक हुए प्रतापी शासक, जिनके पास विक्रमादित्य की उपाधि थी। उनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त के। देखना, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अलग अलग है दोनों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में ये आए थे और यहाँ तक लगभग ये 14 ईयर्स तक, 14 वर्षों तक भारत में रहे। 14 वर्षों तक। और ये क्यों आए थे यहाँ पर? बौद्ध दर्शन का ज्ञान लेने के लिए। बौद्ध दर्शन,
इन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। चूँकि भारत में बड़े विश्वविद्यालय थे उस टाइम पर, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, और एक था इसमें जो विक्रमशिला, ये बिहार में था, विक्रमशिला और नालंदा। तो चीनी यात्री एक कौन आया? फाहियान। एक चीनी यात्री हवेनसांग, हवेनसांग भी भारत में आया था, और ये भी एक चीनी यात्री था, लगभग 16 वर्षों तक भारत में रहा। और किसके दरबार में? हर्षवर्धन के, हर्ष जो यहाँ के राजा हुए हैं इसके दरबार में, हर्ष राजा के। जैसे बौद्ध संगति हम पढ़ेंगे, एक बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी हवेनसांग ने की है, जो 5वीं बौद्ध संगति थी, जो कन्नौज में आयोजन जिसका किया गया था। अच्छा, 16 वर्षों तक रहा, जिसमें से 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 6 वर्षों तक अध्ययन किया। ये किस विश्वविद्यालय में किया? नालंदा कहाँ पर है? बिहार में। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया और बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया था। बौद्ध दर्शन, ये बौद्ध दर्शन, चूँकि बौद्ध धर्म भारत की जननी है, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया। और इसे ये यात्रियों का, जो विदेशी यात्री, उनका राजकुमार भी कहा गया था। यात्रियों का राजकुमार, इसकी संज्ञा दी गई थी। इन्होंने अपना वृत्तांत जो लिखा है पुस्तक, उसका नाम था युकी, सीयुकी नाम था इसका, सीयुकी। इसमें वृत्तांत में इसने लगभग 138 देशों के बारे में लिखा, 138 कंट्रीज, 138 देशों के बारे में, वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ की शिक्षा के बारे में, जलवायु, क्लाइमेट के बारे में। ये सबसे बड़ा वृत्तांत है अगर विदेशी देखा जाए, सीयुकी। तो फाहियान, हवेनसांग, एक इत्सिंग भी यहाँ पर आया था। इत्सिंग ये 5वीं या 6वीं शताब्दी में भारत में आया। इत्सिंग ये भी चीनी यात्री था। ये 3 तो जो प्रमुख यात्री थे चाइना से आए थे। इसके अलावा और भी थे जो यूनान से आए थे, तो उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए तब तक, या स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर कुछ यूनानी यात्री भी है यूनान से। यूनान का ही नाम यवन से आए थे। एक था यहाँ पर मैगिस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका पुस्तक लिखी गई है, लेकिन इंडिका अपने मूल संस्करण में नहीं है। इंडिका का जो उद्धरण तैयार किया स्ट्रैबो ने किया। स्ट्रैबो एक इतिहासकार थे, स्ट्रैबो ने इंडिका का उद्धरण, नया एडिशन तैयार किया है, क्योंकि इसमें कुछ भ्रामक विवरण भी दिया गया। भ्रामक विवरण का मतलब ये हुआ कि जो वस्तु स्थिति भारत में नहीं थी, इन्होंने फिर भी लिखा उसके बारे में। जैसे मैगिस्थनीज की इंडिका में लिखा गया है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि अकाल पड़ते थे यहाँ पर। एक तो अकाल के बारे में भ्रामक विवरण, अकाल, फिमाइन, ये क्या था? भ्रामक विवरण दिया गया है। तो अकाल के बारे में, और एक बताया कि यहाँ पर ये जो होते हैं, ये बंधक बनाकर जो रखते हैं, या कहिए दास प्रथा, सेना के जो बंधक बनाए जाएंगे उनको दास में कन्वर्टेड कर लिया जाता था, कि दास प्रथा यहाँ पर लागू नहीं थी, जबकि दास प्रथा लागू थी। और एक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा भारतीयों के पास कोई मुद्रा नहीं थी, जबकि हमारे पास पंचमार का सिक्के भी थे उस टाइम पर। एक मुद्रा के बारे में इसने बताया, मुद्रा। तो ये सब किसमें थे? मैगिस्थनीज ने किताब लिखी इंडिका, जो अपने मूल संस्करण में नहीं है। ये इसमें भ्रामक विवरण भी, कुछ अच्छा विवरण भी है, यहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक चाणक्य ने जैसे लिखा है अर्थशास्त्र, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मौर्य काल की सबसे अधिक जानकारी इससे मिलती है, मौर्य काल की। इसमें किसने लिखा है अर्थशास्त्र? चाणक्य ने। चाणक्य का अर्थशास्त्र भी है। और भी है जो सिकंदर के साथ में आए थे, एक नियार्कस, और एक पिलनी यहाँ पर आया। पिलनी ने वो लिखी है भूगोल और इतिहास पर किताब। और एक यहाँ पर पेरिप्लस ऑफ एंथीरियन सी एक पुस्तक लिखी गई है, पेरिप्लस ऑफ एंथीरियन सी, ये भूगोल पर या यात्राओं पर किताब लिखी गई है, पेरिप्लस। इसके जो लेखक है वो अज्ञात है, उनके बारे में नहीं जानकारी है। तो हमने जो ये पढ़ा है कि पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का साक्ष्य, इसमें अभिलेख, सिक्के, भवन जो बनाए गए हैं। ये चैप्टर का हमारा क्या नाम था? कि प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो जानकारी में हमारा ये कंप्लीट लगभग हो जाता है। इसके बाद में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये आएगा प्राग इतिहास में, जिसमें हम पाषाण काल पढ़ेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल।
तो आप ये नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।